बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको इसमें कंजर्वेशन का मीन समझ आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम का, वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो पहले कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्व मीन क्या होता है, वो चीज़ देखते हैं। तो मान दें कि ये क्या है, ये एक क्लास रूम है और क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 30 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 20 रुपए हैं और एक बच्चे के पास 40 रुपए हैं। आपसे कोई पूछे कि बताएं इस पूरे रूम के अंदर टोटल रुपए कितने हैं, तो आप कहेंगे 40 + 20 + 30 + 10, यानी टोटल 100 रुपीस है इस पूरे रूम के अंदर। टोटल कितने हैं, पूरे 100 रुपीस हैं इस पूरे रूम के अंदर। ये चीज याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है, इसने आपने 10 रुपए इसको दे दिए तो इसके पास कितने हो गए, 20 रुपए। इसके पास कितने बच गए, 20 रुपए। इसी तरह इसने आपने 10 रुपए इसको दे दिए, अब इसके पास कितने बच गए, 30 रुपए। इसके पास कितने हो गए, 30 रुपए। तो दोनों के पास 30 रुपए, यानी इन्होंने पैसों का लेन देन कर लिया। कुछ ने, एक ने इधर दे दिए, दूसरे ने उधर दे दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अब इस पूरे रूम में कितने रुपए हैं। तो देखिए 20 20 30 + 30 कितने हो गए, 100। ये तो फिर उस पूरे रूम में फिर से 100 रुपीस है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ये जो जितनी मनी है ये क्या हो गई, ये कंजर्व हो गई। ठीक हो गया। तो जितने पैसे पहले थे, जितने रुपए पहले थे, लेन देन करने के बाद भी उस रूम के अंदर हम अलग अलग बॉडीज की बात नहीं कर रहे, अलग अलग बच्चे की बात नहीं कर रहे, उस पूरे रूम के अंदर जितने पैसे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो लेन देन करने के बाद फिर से उतने ही रुपए उस रूम में मौजूद है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि मनी कंजर्व हो गई है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या कहते हैं कि जब 2 बॉल्स आपस में टकराती हैं, बताएंगे सारा बॉल्स क्या है ये सारा, लेकिन अभी जस्ट सुने कि हम करने क्या वाले हैं कि 2 बॉल जब आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर दोनों सेम है तो हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें हम कहते हैं। पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कि मतलब चेंज इन मैस वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, कि चेंज कुछ भी नहीं हो रहा। पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, एक बॉडी की नहीं, पूरे सिस्टम की अगर बात करें, ठीक हो गया। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो एंड पे उसकी बेहतरीन किस्म की आपको एग्जांपल भी देंगे, सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अब हम रेस करने लगे हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। होप सो कि आपको कंजर्वेशन का मतलब समझ आ गया होगा। बस इतनी बात याद रखनी है कि हम एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये चीज़ होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, P = mv, कि मोमेंटम डिपेंड करता है मैस और वेलोसिटी पे। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम इसमें आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। तो इट इज अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स, यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, अलग थलग सिस्टम। ठीक है, मतलब जिसपे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो अगर एक ये ग्लास का वेसल है, ठीक है, ग्लास वेसल है, उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर इस दीवार से टकराते हैं, फिर उधर जाते हैं। तो अगर मुझे कोई पूछे कि क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, भाई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही। ठीक है, ये तो खुद ब खुद पागल हुए हुए ऐसे घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। और जो इस मॉलिक्यूल का टकराने, इस वॉल से टकराने से पहले का मोमेंटम होगा, वही इस वॉल से टकराने के बाद का भी मोमेंटम होगा, मतलब इसमें मोमेंटम भी कंजर्व है। ठीक हो गया। तो कुछ इसी तरह का हम सिस्टम लेने लगे हैं। तो कंसीडर करना है
कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि जिसमें दो बॉल्स मूव कर रही हैं, ठीक हो गया। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉल्स मूव कर रही हैं। एक बॉल जिसका मैस है m1 और जिसकी वेलोसिटी है v1, वो किधर जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी बॉल है m2 जिसकी वेलोसिटी है v2 और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब दोनों की वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। अब सवाल, कई बच्चे यहाँ पर सवाल करते हैं कि सर अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो फिर ये मूव कैसे कर रही है, ये वेलोसिटी आप कहाँ से आई है, कहाँ से ये मूव करने लग पड़ी हैं। तो याद रखिए कि शुरू में हम इसको क्या करते हैं, कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, कुछ एनर्जी दे देते हैं, मतलब हाथों से छोड़ देते हैं। जब हाथों से छोड़ दिए कुछ वेलोसिटी दे के, अब हम कंसीडर करते हैं कि ये अब ये इस आइसोलेटेड सिस्टम है, जब मैंने इसको छोड़ दिया, ज़ाहिर है शुरू में कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन छोड़ने के बाद, एनर्जी देने के बाद अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी दो बॉल्स मिला के एक सिस्टम बनाती हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई एयर रेजिस्टेंस इन पे एक्ट नहीं कर रही, कोई जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही। इस सेंस में हम कहते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, एक्ट तो कर रही होती है लेकिन हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यही समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, मतलब एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लग रही। तो इनकी वेलोसिटीज क्या है, इस तरफ है। अब हमने देखना है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए टकराना फिर लाजमी है, फिर क्या है, टकराना लाजमी है, और दोनों एक ही वेलोसिटी में मूव कर रही हैं। तो टकराने के लिए ज़रूरी है कि जो v1 वेलोसिटी है m1 बॉल की, वो ग्रेटर हो v2 से, मतलब इस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, इस बॉल की वेलोसिटी कम है, ठीक है। अब ये क्या कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही हैं। अब कुछ देर बाद क्या होगा, इसकी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा है, कुछ देर बाद ये ऐसे टकरा जाएंगी, ठीक है। जब टकरा जाएंगी, ये कौन सी बॉल है, मैस m1 वाली, ये कौन सी बॉल है, मैस m2 वाली। तो जब टकरा जाएंगी तो बॉल जो है m1 मैस वाली, वो क्या करेगी, m2 मैस वाली पे फोर्स एक्सर्ट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। m1 टकराई ना m2 से, मतलब इसने फोर्स उस पर एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में। बदले में जो m2 वो भी m1 वाली पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। गौर से देखिए कि ये बॉल है, ये दोनों बॉल जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये से टकराई तो इसने फोर्स किधर एक्सर्ट की, इस तरफ। अब बदले में ये जो आगे बॉल जा रही थी, इसने भी पिछली बॉल पे फोर्स एक्सर्ट की, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बॉल पे क्या किया, एक्शन, आगे से इस बॉल ने बदले में पहले वाली बॉल पे भी रिएक्शन किया इस डायरेक्शन में। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो ये वाली फोर्स F और जो इसने अप्लाई की उसको हमने F डैश का नाम दे दिया या F प्राइम का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब जब दो टकरा गई हैं, ठीक है, यानी ये ऐसे हुआ टकराने और टकराने के बाद फिर इसी डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ी, ठीक है। मतलब टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या थी, यही थी, ठीक है। अब गौर से यहां पर देखना है कि जो बॉल है मैस m1 वाली, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, और m2 जो बॉल थी उसकी टकराने के बाद वेलोसिटी होगी v2 डैश, ठीक है। पहले टकराने से पहले बॉल m1 जो बॉल थी जिसका मैस m1 था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी v1, जिसका मैस m2 था उसकी वेलोसिटी v2। टकराने के बाद जिस बॉल का मैस m1 था उसकी वेलोसिटी v1 डैश होगी, जिस बॉल का मैस m2 था उसकी वेलोसिटी v2 डैश होगी, ठीक है, v1 डैश और v2 डैश, ठीक है। अब हमने फाइंड ये करना है कि क्या इन दो बॉल्स का, इन दो बॉल, याद रखिए पूरे सिस्टम की बात करें, किसी एक बॉल की बात नहीं कर रही, इन दो बॉल्स का जो इनिशियल मोमेंटम है टकराने से पहले, क्या उतना ही फाइनल मोमेंटम है टकराने के बाद। अगर उतना है तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो वो चीज़ फाइंड करते हैं। तो इंपल्स वाले टॉपिक भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि F क्रॉस T क्या होता है, mvf माइनस mvi, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स क्या होता है,
फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक हो गया। तो इसी फार्मूले से हम क्या करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे। तो गौर से देखना है, पहले हम लेते हैं बॉल M1 का। याद रखना M2 को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, M2 को अभी मैं नहीं छेड़ रहा। तो पहले देखते हैं कि M1 के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ M1 के लिए। तो बॉल यहां पे मैं लिख भी लेता हूं कि बॉल M1। अच्छा, बॉल M1 का मतलब कि ऐसी बॉल कि जिसका मैस M1 हमने लिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, उसका मैस M1 है। ठीक है, तो बॉल कौन सी जिसका मैस M1 है, उसके लिए सारी अब हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो फोर्स कौन सी वो अप्लाई कर रही है, F क्रॉस T इज इक्वल टू मैस कितना है M1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है टकराने के बाद, टकराने से पहले V1 है, टकराने के बाद V1 डैश है। तो VF फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखूंगा, V1 डैश लिखूंगा, माइनस बॉल तो चेंज नहीं हुई, M1 ही है क्योंकि हम सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं। तो मैस कितना है M1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है V1, सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं, M1 जिसका मैस M1 है। ठीक है, वो वाली बॉल की बात कर रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसका, बॉल M1 का। ठीक है, इसी तरह बॉल M2 का भी निकालते हैं, बॉल M2 के लिए अलग से निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ M2, कोई M1 की भी हम बात नहीं कर रहे। अब हम M2 की बात करें जिसका मैस M2 है, सेकंड बॉल। तो वो जो फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रही है कौन है, F डैश है। तो F डैश क्रॉस T इज इक्वल टू कितना मैस है M2, M2 की बात कर रहे हैं। तो M2 की बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, V2 डैश, V2 डैश। ठीक है, इसी में हम पुट करते जा रहे हैं, माइनस फिर से बॉल M2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V2 है। इनिशियल वेलोसिटी V2, फाइनल वेलोसिटी V2 डैश, मतलब फाइनल मोमेंटम है उस बॉल का M2 V2 डैश और इनिशियल मोमेंटम M2 V2। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग से बॉल M1 जिसका मैस था और जो बॉल M2 जिसका मैस था, ठीक है, उनकी अलग अलग से इंपल्स की इक्वेशन निकाली चेंज इन मोमेंटम के सेंस में। अब आपने करना क्या है, इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम। तो यहां पर लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो याद रखें जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है उसको लेफ्ट में ही ऐड करना है, जो राइट में उसको राइट के साथ ही ऐड करना है। तो F क्रॉस T लिखेंगे पहले, F क्रॉस T प्लस F डैश क्रॉस T। ठीक है, इसको इसे, अब इसको इसे ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, M1 V1 डैश, M1 V1 डैश माइनस M1 V1 माइनस M1 V1। ठीक हो गया। अब ये वाली लिखेंगे प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2 माइनस M2 V2। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशंस आ गई इसकी। अब यहां पर देखें, एक इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है कि, बल्कि इसको एक और तरीके से कि यहां पर हम पहले कर लेते हैं कि F प्लस F डैश और T क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये सारी टर्म उसी तरह। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है F प्लस F डैश। ठीक है, मैंने कहा था कि जितनी फोर्स ये M1 अप्लाई करेगी उतनी M2 उस पर अप्लाई करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, जो ये एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मैं एक फोर्स को क्या लूंगा, माइनस ले लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा माइनस F डैश। ठीक हो गया, माइनस F डैश। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल ही है, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर प्लस की जगह क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं सिंपल माइनस लिखने लगा हूं। ठीक है, अब यहां पर F माइनस F डैश ये क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो हो जाएगी। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ये सारी टर्म उसी तरह। ठीक है, या इसको लिख ही ले कि जीरो इज इक्वल टू M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब लास्ट स्टेप इसका रह गया, ऊपर वाले को मैं रेस करने लगा हूं। आपने क्या करना है कि जितनी वैल्यूज का नेगेटिव का साइन है वो उठाकर इधर ले आनी है, वो उठाकर इधर ले आनी है, तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब गौर से सुनना है, माइनस m1 v1 इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m1 v1। इसी तरह माइनस m2 v2 जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश उसी तरह, और m2 v2 डैश भी उसी तरह, प्लस m2 v2 डैश उसी तरह। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला हमारे पास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये इनिशियल मोमेंटम नहीं है। m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश ये फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम नहीं आया। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम है। ठीक हो गया। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देते हैं, मजे की एग्जांपल। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जी जो इनकी वेलोसिटीज हैं वो तो चेंज हो रही हैं, बॉल m1 की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉल m2 की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम कैसे सेम आ गया। ठीक है, अब वो चीज़ देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि जो बॉल 1 का मोमेंटम है, ठीक है, इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का, कि जो बॉल 1 का मोमेंटम है m1 v1 को मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है 20 फॉर एग्जाम्पल, और जो m2 v2 का है वो कितना आ रहा है 10। ठीक है, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तभी तो ये इससे टकराएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लिहाजा इसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लिहाजा इसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि m1 v1 डैश जिसका पहले 20 था अब 10 हो जाएगा, और m2 v2 जिसका पहले 10 था अब 20 हो जाएगा। तो फिर से कितना आया, 30। यानी कि ये वही हिसाब के बच्चों ने पैसे अदला बदली कर लिए, लेकिन ओवरऑल फिर से उस सिस्टम में वो उतने ही पैसे थे, सेम उसी तरह कि वेलोसिटीज तो एक्सचेंज हो गई, लेकिन अभी भी जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या है, सेम है, कि जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। मैंने फिर से कहा, एक एक बॉल को कंसीडर नहीं किया, 2 बॉल्स मिलकर एक सिस्टम बनाती है, और हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम देख रहे हैं। तो पूरे सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का। तो फिर हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, और ये ही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।